नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि किसी भी IPO में अप्लाई करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हम एक बेहतर IPO का चुनाव कर सके और अच्छा मुनाफा कमा सके। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी जानकारियाँ मिलेगी। पहला पॉइंट है, व्हाट इज IPO? IPO क्या होता है? तो जनरली IPO की बात करें तो IPO उसे बोला जाता है जब कोई भी कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए आती है, उसे IPO बोला जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। हम बात करते हैं इवेल्युएट फाइनेंशियल रिस्यूज एंड हेल्थ। किसी भी कंपनी के IPO में अप्लाई करने से पहले हमें उसके फाइनेंशियल रेशियोज और हेल्थ के बारे में जानना अति महत्वपूर्ण है। तो आइए इनके रेशियोज को एक एक करके विस्तार से समझते हैं कि इनका वास्तविक मतलब क्या होता है और हमें इसे किस रूप में समझना चाहिए। सबसे पहले बात करें कि अर्निंग पर शेयर, इसका मतलब क्या होता है। तो जनरली आप लोग जानते हैं कि EPS का मतलब होता है कि ये कंपनी प्रति शेयर पे कितने रुपए कमा रही है, इसको बोला जाता है अर्निंग पर शेयर। जिस कंपनी का अर्निंग पर शेयर ज़्यादा होता है उसे जनरली अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डेट टू इक्विटी रेशियो। ये कंपनी पे कर्ज मापने का एक तरीका है, को आइए एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि किसी कंपनी का वैल्यूएशन 500 करोड़ रुपए का है और उस पे कर्जा 1000 करोड़ रुपए का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 आ रहा है, यानी कि इसका मतलब हुआ कि कंपनी का जितना वैल्यूएशन है उससे 2 गुना इस पर कर्जा है। तो अब हम इसे कैसे समझेंगे? तो जनरली उस कंपनी को बेहतर माना जाता है जिसका कर्जा 0.5 या इससे कम है, तो इसे बेहतर माना जाएगा। अगर जिस कंपनी का भी कर्ज 1 या इससे ज़्यादा है तो वो काफ़ी रिस्की कंपनी होती है, क्योंकि उसका जितना वैल्यूएशन है उतना ही उस पर कर्जा है भैया। तो इसीलिए जिस कंपनी का भी डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 या इससे नीचे है तो उसे अच्छा माना जाएगा। अब बात करते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियोज, जिसे PE रेशियो बोला जाता है। इसका वास्तविक मतलब होता है कि किसी भी इन्वेस्टर को 1 रुपया कमाने के लिए कितना रुपया लगाना पड़ रहा है। इसी को प्राइस टू अर्निंग रेशियो PE रेशियो बोला जाता है। जितना भी रुपया वो लगाएगा 1 रुपया कमाने के लिए उसको PE रेशियो बोला जाएगा। आइए इसको एक उदाहरण के साथ समझाते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी का PE रेशियो 25 का है, यानी कि प्रति 1 रुपया कमाने के लिए उसमें इन्वेस्टर को 25 रुपया लगाना पड़ता है। लेकिन किसी कंपनी का PE रेशियो 50 का है, यानी कि उस कंपनी में कमाने के लिए 1 रुपया किसी इन्वेस्टर को 50 रुपया लगाना पड़ता है। अब यहाँ पे आप तुलना साफ साफ देख सकते हैं कि जिस कंपनी का PE रेशियो कम है उसमें मुनाफे के कमाने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि उसमें पैसा कम लग रहा है लेकिन मुनाफा उतना ही हो रहा है। इसीलिए जिस कंपनी का PE रेशियो जितना कम होता है उसे बेहतर माना जाता है। अब जनरली बात करें कि किस PE रेशियो तक हमें कंपनी को अच्छा मानना चाहिए। जिस कंपनी का भी PE रेशियो 25 से 30 के बीच में होता है उसे अच्छा कंसीडर किया जाता है। अगर 30 से ज़्यादा ऊपर जा रहा है तो इसे हायर वैल्यूएशन के तौर पर देखा जा सकता है। अब बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की कंपनी अपने इक्विटी पे कितने प्रतिशत का रिटर्न जनरेट कर रही है। इसको आमतौर पे माने तो जिस कंपनी का भी ROE 15% या उससे ज़्यादा होता है इसे बेहतर माना जाता है। जिस कंपनी का भी ROE 15% या उससे बेहतर ज़्यादा होगा उसे बेहतर माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस टू बुक रेशियो। प्राइस टू बुक रेशियो का मतलब होता है यदि कंपनी का मान लीजिए कुल एसेट 500 करोड़ का है लेकिन कंपनी का वैल्यूएशन 1000 करोड़ का है, तो यहाँ पे बोलेंगे कि इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 2 का है। इसी प्रकार यदि कंपनी का कुल एसेट 500 करोड़ का है और कंपनी का कुल वैल्यूएशन 20,000 करोड़ का है, तो यहाँ पे बोलेंगे कि कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो 4 का है। ऐसे ही प्राइस टू बुक रेशियो के द्वारा हम कंपनी को ये देखते हैं कि कंपनी अपने वास्तविक मूल्य से कितना गुना तक महंगा है। अब बात करते हैं फ्रेश इशू वर्सेज ऑफर फॉर सेल। इसको हमें कैसे समझना चाहिए। यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक हो गया है इशू के स्पेलिंग में। हम बात करते हैं फ्रेश इशू की। तो फ्रेश इशू का मतलब होता है कि जो भी कंपनी IPO लेकर के आई है जितने भी करोड़ का, अगर वो फ्रेश इशू है यानी कि उस कंपनी का जो भी IPO का पैसा है वो सीधा कंपनी के डेवलपमेंट में जाएगा, उसके मैनेजमेंट के पास जाएगा, जो कि कंपनी को और ग्रोथ में लगा सके, अच्छा मैनेज कर सके, उसे अच्छा प्रॉफिट कमा सके। लेकिन यदि वो IPO में OFS है यानी कि ऑफर फॉर सेल है, यानी कि उस कंपनी का IPO का जितना भी पैसा OFS होगा वो सारा पैसा कंपनी के प्रमोटर या जो भी उसके इन्वेस्टर हैं जो अपना शेयर बेचना चाहते हैं उनके पास जाएगा। तो OFS जनरली एक IPO के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर किसी कंपनी IPO में OFS ज़्यादा है तो उसे एक अच्छा नहीं माना जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड, यानी किसी कंपनी का ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, इसे हम कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें 2 चीज़ें होती है मुख्य समझने वाली।
कंपनी का रेवेन्यू। कंपनी का रेवेन्यू जनरली जब आईपीओ कंपनी लाती है तो वो अपने 3 साल का रेवेन्यू शो करती है। एक उदाहरण के साथ समझते हैं। अगर मान लीजिए पहले साल में अगर 100 करोड़ का है, दूसरे साल में 120 करोड़ का है, तीसरे साल में 150 करोड़ का है। यदि कंपनी का रेवेन्यू इस प्रकार का है, लगातार ग्रोथ कर रहा है और अच्छे परसेंटेज के साथ ग्रोथ कर रहा है, तो ये कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है। ऐसे आईपीओ में हमें अच्छा कंसीडर करना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट है कंपनी की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे पैट बोला जाता है, PAT। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 3 सालों का कंपनी देती है, जिसमें मान लीजिए पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल। पहले साल में कंपनी का प्रॉफिट अगर 10 करोड़ का है, दूसरे साल में 15 करोड़ का है, तीसरे साल में 20 करोड़ का है, तो यहाँ पे आप प्रॉफिट में भी देख रहे हैं कि साल दर साल लगातार इंक्रीज हो रहा है और अच्छे परसेंटेज के साथ इंक्रीज हो रहा है। तो इस प्रकार के प्रॉफिट शो करने वाली कंपनियों को बेहतर माना जाता है और ऐसी आईपीओ को हमें कंसीडर करना चाहिए अप्लाई करने के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है मार्केट सेंटीमेंट एंड सब्सक्रिप्शन डेटा। जब कोई भी आईपीओ ओपन होता है तो उस समय मार्केट का सेंटीमेंट देखना चाहिए कि किस प्रकार का है। यदि निफ्टी 50, जो भी निफ्टी 50 हमारा इंडेक्स है, अगर वो 5 से 10% अगर अपने ऑल टाइम हाई से डाउन है और मार्केट बेयरी सेंटीमेंट में है, तो ये सारी डाटा है जो भी आपने देखा, सारे रेशियो अच्छे होते हुए भी कंपनी अच्छा लिस्टिंग गेन नहीं दे सकती है और वो लॉस दे सकती है। इसीलिए हमें मार्केट सेंटीमेंट को भी देखना अति आवश्यक होता है। साथ ही किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले हमें उस कंपनी का सब्सक्रिप्शन डेटा देखना चाहिए। जनरली हमें किसी भी आईपीओ में लास्ट डे अप्लाई करना चाहिए ताकि उससे एक अनुमान लग सके कि इसमें अन्य रिटेल इन्वेस्टरों का क्या रुचि है, वो लोग किस प्रकार इसे सोचते हैं। अगर किसी कंपनी में जो भी FII हैं, DII हैं, NII हैं, इन लोगों का जो सब्सक्रिप्शन रेट है वो काफ़ी अच्छा है, तो इससे हम अच्छा कंसीडर कर सकते हैं और इस कंपनी में अप्लाई करने के लिए देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि कुछ कॉमन मिस्टेक होते हैं जिन्हें हमें किसी भी कंपनी में की आईपीओ में अप्लाई करने से पहले ध्यान में रखना चाहिए। किसी भी प्रकार के व्यक्ति के कहने पे या किसी फ्रेंड के कहने पे हमें किसी भी आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। पहले आप अपना एनालिसिस कीजिए, इन सारी डाटाओं को चेक कीजिए, उसके बाद ही आप कंपनी में के आईपीओ में अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है ओवर हाइप, फोमो और फिनफ्लुएंसर। अब बात करते हैं ओवर हाइप की। जनरली कभी कभी क्या होता है कि कुछ नामी गिरामी कंपनियां, ब्रांडेड कंपनियां जिसका ब्रांड वैल्यू है, वो अपना आईपीओ लेकर के आती है और एक मार्केट में काफ़ी ओवर हाइप क्रिएट होता है, जिससे कि बहुत सारे अनजान इन्वेस्टर जो कि उनके फाइनेंशियल जो डाटा है उससे उतने अच्छे से परिचित नहीं होते हैं और उसमें अप्लाई करते हैं और कभी कभी उन्हें काफ़ी बड़े लॉस का सामना भी करना पड़ता है। जैसे कि इसका एक उदाहरण समझें तो कुछ दिन पहले पेटीएम का आईपीओ आया था जिसका कि वैल्यूएशन काफ़ी हाई था और वो आज के डेट में भी बात करें तो वो अपने जिस वैल्यूएशन पे लोगों ने अप्लाई किया उतना अभी रिसीव नहीं हो पाया है। आज तक उन लोगों का कैपिटल वापस नहीं आ पाया है। तो इसीलिए हमें किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले इन सारी डाटाओं को अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए, उसके बाद ही हमें उस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। जनरली क्या होता है, फिल्म इन्फ्लुएंसर की बात करें या किसी भी इंस्टाग्राम, यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विज्ञापनों की बात करें तो जनरली क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी आईपीओ लेकर के आती है तो अपने आईपीओ का प्रचार प्रसार करती है और कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंस्टीट्यूशन उस आईपीओ का प्रचार प्रसार कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आईपीओ अच्छा ही है। उसे प्रचार प्रसार करने के लिए कंपनी के द्वारा पैसा दिया गया है ताकि वो उसके आईपीओ को प्रचार प्रसार कर सके। तो आपको किसी भी प्रचार प्रसार के बहकावे में नहीं आना है। पहले उस आईपीओ के सारी डिटेल्स, जो भी फाइनेंशियल डिटेल्स हमने बताई, उनको जांच करना है और सारी क्राइटेरिया फिट बैठते हैं तभी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन पे कि फाइनली किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट होता है पी रेशियो। यहाँ पे जिस कंपनी का भी पी रेशियो 25 से 30 के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट होता है डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 या उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट होता है ROE, ये 15% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। चौथा पॉइंट है कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, जैसे कि 40 गुना 50 गुना के आसपास नहीं होना चाहिए। पाँचवा पॉइंट हो सकता है इसका रेवेन्यू एंड पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दोनों अच्छे ग्रो करने चाहिए, कंसिस्टेंट ग्रो करने चाहिए। ये नहीं कि फ्लैट है। फ्लैट का मतलब ये होता है कि इस साल भी रेवेन्यू 100 करोड़ का था, अगले साल भी 105 करोड़ का है, उसके अगले साल 107 करोड़ का है, ऐसे लगभग ये फ्लैट ही कहा जाएगा इसको। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और डिक्रीज भी नहीं होना चाहिए। रेवेन्यू लगातार
ग्रो करना चाहिए और उसका प्रॉफिट भी लगातार ग्रो करना चाहिए। किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले इन सारी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर इन सारी बातों का हम ध्यान रख करके किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो एक अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे और अपने कैपिटल को भी सुरक्षित रख पाएंगे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई शेयर मार्केट बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।